आपने अमेजोन से तो सामान ऑर्डर किया ही होगा, जोमेटो से भी आपने फूड मंगाया होगा, है ना। पेट्रोल भी आप भरवाते ही हैं डेली कहीं ना कहीं जाने के लिए। सबसे पहली चीज है कि क्या आप जानते हैं कि जो वेस्ट एशिया में वॉर हो रही है ना, उसका असर आपके फूड पे भी पड़ेगा, आपके पिज्जा पे भी पड़ेगा, आपकी ईएमआई पे भी पड़ेगा, और वो सब चीजों पे पड़ेगा जो भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब ट्रम्प ने अमेरिका में टैरिफ लगाए, बट इम्पैक्ट कहाँ आया? इंडिया की फैक्ट्रीज पर। हॉर्मुज स्ट्रेट में फर्टिलाइजर डिसरप्शन हुआ, इम्पैक्ट कहाँ आया? इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है कि एक कोने में कोई चीज अफेक्ट करने पे दूसरे कोने में उसका असर दिखता है। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, जहां इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स अलग सब्जेक्ट नहीं रह गए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कहीं ना कहीं जेलेंस्की अब पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मीडिएटर के तौर पे नहीं, डायरेक्ट बातचीत पुतिन के साथ। तो अब देखिए 2022 से जब से कोविड की रिकवरी शुरू हुई, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तब से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हर जगह हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं सबसे पहले टू मेजर शॉक्स रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। दो मेजर शॉक हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रहे हैं। पहला शॉक है ट्रम्प्स टैरिफ रेवोल्यूशन, और दूसरा शॉक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का शॉक। इसको समझते हैं क्या है। ट्रम्प ने जो टैरिफ रेवोल्यूशन लगाया उसका क्या मतलब था? पहले दुनिया क्या बिलीव करती थी कि बाय फ्रॉम हुएवर इज चीपेस्ट, जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदो। अब यूएस ने इंक्रीजिंगली कहा कि बाय फ्रॉम हुएवर इज सेफेस्ट, जहां से आपको सेफ फील हो वहां से आप खरीदो। अब इमेजिन करो आप कि यू ओन अ रेस्टोरेंट, आपका एक रेस्टोरेंट है, एक सप्लायर आपको टोमेटो देता है 20 रुपए प्रति किलो में, ठीक है। एक दूसरा आपको सप्लायर देता है 25 रुपए केजी में। आप मुझे बताइए आप कहाँ से टोमेटो खरीदेंगे आपके रेस्टोरेंट के लिए? जहां तक है 20 रुपए वाले से ही खरीदेंगे। बट व्हाट इफ सप्लायर स्टॉप्स डिलीवरिंग एवरी मंथ? अब आप क्या करोगे कि हाँ ठीक है, अब मैं 25 वाले से खरीद लेता हूँ, एटलीस्ट रेगुलरिटी तो है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कंट्रीज आर डूइंग राइट नाउ। सिक्योरिटी मोर देन चीपनेस और अफोर्डेबिलिटी, वी कैन से, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना। अब सबसे सिंपल सी चीज है कि जब आप टैरिफ और ये सारी चीजें समझते हैं, मैनी अमेरिकन कंपनीज बिकॉज ऑफ ऑल दीज दे मूव देयर प्रोडक्शन टू चाइना। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने अपना सारा प्रोडक्शन चाइना की तरफ कर दिया। अब चाइना से जब चीजें बिगड़ती गई तो उन्होंने बनाई चाइना+1 की स्ट्रेटेजी। मतलब चाइना तो ठीक है, पर उसके अलावा सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने इंडिया को देखा, उन्होंने वियतनाम को देखा, है ना, उन्होंने मैक्सिको को देखा। तो ये चाइना+1 की स्ट्रेटेजी में ये तीन कंट्री हमेशा टॉप पे रही हैं। इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि चाइना एक्सपेंसिव बन गया, नहीं, चाइना रिस्की होता जा रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से ट्रेड करना रिस्की होता जा रहा है अमेरिका के लिए। अगर मैं हिस्टोरिकली आपको समझाऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम कंट्री इस बात पे बिलीव करती थी कि ट्रेड जो है ना वो वॉर को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज जब उनके दिमाग में थी, तो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, ट्रेड कोलैप्स हो गया। और हिस्ट्री ने ये बताया कि जियोपॉलिटिक्स जो है सडनली इकोनॉमिक इकोनॉमी को और इकोनॉमिक सिनेरियो के अजम्पशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यूएस पहले फ्री ट्रेड को प्रमोट करता था, डब्ल्यूटीओ लेड मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करता था, और ओपन ग्लोबल मार्केट को करता था। बट अब ये शिफ्ट हो गया, कहाँ हम खुद टैरिफ लगाएंगे जो एक समय फ्री ट्रेड प्रमोट करा करते थे। स्ट्रेटेजिक ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे क्योंकि यूएस को नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप समझ रहे हैं चीजों को? वहीं दूसरी ओर अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरे शॉक की, इसको मैं इरेज करता हूं। शॉक 2 है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस। सिंपल सी चीज है, इमेजिन कीजिए कि आपका एक वाटर एंटर कहाँ कहीं से होता है। चलो सपोज फॉर एग्जांपल इमेजिन ऑल वाटर एंटरिंग योर सिटी कम्स थ्रू वन ब्रिज। अगर वो ब्रिज क्लोज हो जाए रास्ता आने का, तो आपकी सिटी को वाटर क्राइसिस हो जाएगी। हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो वही ब्रिज है ऑयल का। तो आप इसको एक पानी की
पट्टी ना समझते हुए आप इसको एक ब्रिज समझ लो, वो ब्रिज कोलैप्स होगी, है ना। तो अब क्या होगा, अब आपको क्यों चिंता है, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा इससे, है ना। ट्रक जो सामान लेके आते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे सब्जी, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ बढ़ जाएगा, और इससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो सपोज डीजल का प्राइस 10 रुपए लीटर बढ़ जाता है ना। अब ट्रक जो भी ट्रांसपोर्ट करते थे, सपोज फॉर एग्जांपल नासिक से लेके दिल्ली तक ट्रक आते हैं, है ना, ये अनियन लेके आते हैं। अब सिंपल सी चीज है, अगर वो पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रक की कॉस्ट बढ़ गई, ट्रक की कॉस्ट बढ़ गई मतलब अनियन महंगा हो गया, और जब अनियन महंगा हो गया, अनियन हर चीज में डलता है। तो इवन समवन हु इज नॉट बाइंग पेट्रोल, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, है ना। तो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में यही हुआ, सिंगल चोक पॉइंट ने ऑयल सप्लाईज, एलएनजी शिपमेंट, फर्टिलाइजर और ग्लोबल शिपिंग सबको हर्ट किया। जैसे 2024-25 में भी आपने सुना होगा, 2024-25 में रेड सी में डिसरप्शन हुआ था, तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, है ना। इंडियन एक्सपोर्टर्स ने भी काफी डिले फेस किया था अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप तक ले जाने में। अब चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है इसको देखते हैं। ओल्ड वर्ल्ड जो था 1990 से 2000, वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री था। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इन सब चीजों का। आप देख, एफिशिएंसी होगी, है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया, लो कॉस्ट सोर्सिंग हो गई। मतलब आप अगर डेली मिल्क खरीदते हैं, क्योंकि स्टोर हमेशा खुलता है, रोज सुबह आपको पता है दुकान खुलेगी तो आप जाके मिल्क ले सकते हो, तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। पर जो न्यू वर्ल्ड है ना 2026 का, उसमें आपको स्टॉक रखने की जरूरत है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल जस्ट इन केस इन्वेंट्री। ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री थी, मतलब हम जाएंगे हमें मिल जाएगा उसी टाइम सेम जगह सब कुछ। अब ये जो इन्वेंट्री है वो जस्ट इन केस हो गई है, मतलब कोविड-19 के बाद से आप देखो कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है वर्ल्ड में। कोविड ने हम सबको सिखाया कि मेडिसिन रखनी चाहिए, ग्रोसरी रखनी चाहिए, है ना, एसेंशियल जो आइटम्स है वो घर पे होने चाहिए। तो कंट्रीज ने भी यही सेम लेसन लर्न किया, है ना। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया, रेजिलियंस पे ध्यान दिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान दिया, और सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। अब ग्लोबल ट्रेड का जीडीपी रेशो भी आप देख लो, तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डिसअपियरिंग बट इट इज बिकमिंग फ्रेगमेंटेड, दुनिया टुकड़ों में बट रही है। तो जो ओल्ड वर्ल्ड था उसमें एफिशिएंसी किंग थी, पर आज की तारीख में रेजिलियंस किंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से डीप में समझते हैं। अब इंडिया का जो नेक्स्ट डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या होना चाहिए, किस तरह इंडिया उसको अवॉइड करे, और क्या इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो इसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, अगर बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को गलत समझा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि मेक ओनली फॉर इंडियंस, नो, ये रॉन्ग है। प्रोड्यूस ओनली फॉर डोमेस्टिक मार्केट, यही मतलब हो मेक ओनली फॉर इंडियंस नहीं। बिकम इनवर्ड लुकिंग, नो। रिटर्न टू लाइसेंस थिंकिंग, नो। इन सिंपल सेंस, इंडिया में बनाओ पर बेचो कहीं भी, इंडिया में बनाओ पर किसी के लिए भी बनाओ, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, आप आप 12th पास करते हैं, है ना, आप 12th के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब ये आप ये तो नहीं करोगे कि मैं सिर्फ एक कॉलोनी के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, बाहर से कोई बच्चा आएगा मना कर दो, है ना। बिकॉज स्केल क्रिएट सक्सेस, कंट्रीज भी वैसे ही वर्क करती हैं। वो तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके भी काफी कुछ अर्न कर लेते हैं, ग्रोथ वाइज एंड अदर थिंग्स। अब इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कि बिल्ड डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, मतलब इंडिया में बनाया जाए, है ना, दुनिया को बेचा जाए, इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, एक्सपोर्ट किया जाए और ग्लोबली कंपीट भी किया जाए, चाइना से हो चाहे किसी और कंट्री से हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप तो चाइना की यही स्ट्रेटेजी रही है। चाइना कभी चाइनीज कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस ही नहीं करता, चाइना प्रोड्यूस करता है फॉर द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। सो न्यू फॉर्मूला इज स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। सो सेल्फ रिलायंस विदाउट कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट्स इनएफिशिएंसी, जो हमारा 1991 के पहले था। पर कॉम्पिटिटिवनेस विदाउट सेल्फ रिलायंस ऑल्सो क्रिएट वल्नरेबिलिटी, मतलब हम वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे यहां बनती नहीं है, तो वल्नरेबिलिटी है ही, है ना। बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर अगले डिकेड के लिए क्या होने चाहिए। पहला है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मोस
के एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, आर्टिलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। एयर डिफेंस सिस्टम की भी हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी तारीफ हुई है ना। तो डिफेंस इक्विपमेंट का भी एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। सारे एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे किस में, ये हेल्प करेंगे जॉब्स में, जॉब्स क्रिएट होंगी। ये हेल्प करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, है ना, हमारे पास डॉलर आएगा। और ये हेल्प करेंगे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाने में कि हाँ इंडिया एक दमदार देश है। ठीक है, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने नेबर एरिया में आपने एक व्हीकल ले लिया कि भाई, है ना, नेबर से एक गाड़ी ले ली। अब ये गाड़ी ले ली, एक दिन जा रहे हैं, 2 दिन मांग रहे हैं, तीसरे दिन मांग रहे हैं, पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई ना नेबर पे। फिर क्या करोगे आप खुद का गाड़ी खरीद लोगे। तो जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब मार्केट में डिमांड भी आ रही है, तो व्हाई नॉट वी शुड प्रोड्यूस, व्हाई शुड वी इंपोर्ट, है ना। इसी वजह से कुछ कंट्रीज को मिर्ची भी लग रही है, और जो जो डिफेंस में इन्वॉल्व है उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आप इतने समझदार हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स और एआई की बात करें, है ना, ये फ्यूचर इकोनॉमिक पावर है। एक स्मार्टफोन, है ना, में लगभग आप सोचो कई हजारों रुपए की चिप्स लगती है। वो चिप्स जो हैं वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉफिट को कैप्चर करती है, और जो असेंबली है वो छोटे प्रॉफिट को कैप्चर करती है। तो अभी तक इंडिया क्या है, सेमीकंडक्टर और एआई में इंडिया अभी तक असेंबली में जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इंडिया तो उसमें चीज में जुड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अभी नेदरलैंड्स गए थे, आपने देखा होगा नेदरलैंड्स, है ना, चिप्स बनाने की मशीनें बनाता है। ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स बनाता है, पर उस चिप्स बनाने की जो मशीन्स होती है वो नेदरलैंड्स में बनती है ना। तो एप्पल सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाता है फोन में, है ना, क्योंकि डिजाइन ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, आप देखना, है ना, असेंबल्ड इन चाइना, डिजाइन इन कैलिफोर्निया। देन वी कम टू रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, है ना। इसको हमने काफी पिछले 2 दिनों में भी डिस्कस किया है, रोज मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ 8 बजे। तो रेयर अर्थ की जो भी प्रोसेसिंग थी, इलेक्ट्रिक कार मोटर्स हो गई, है ना, उनमें जो मैग्नेट लगते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं चाइना पे ही अभी भी डिपेंडेंट है ना। चाइना उसको, चलो ठीक है, जमीन में तो सबके निकलती है, बट चाइना 90% चीजें चाइना में ही प्रोसेस होती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि ईवी की तरफ भागदौड़ चल रही है, पर वही ईवी इंपॉर्टेंट है ना, डिपेंडेंसी है चाइना पे फॉर रॉ मटेरियल। फार्मास्यूटिकल की बात कर लें तो ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया की फार्मेसी पे डिपेंडेंट थी। तो ये भी हमने कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया था। कोविड के दौर से हमारी आ, अच्छी वापसी थी, हमने अच्छे से संभाला था। जिस हिसाब से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से चीजें इंडिया में होती हैं, उस हिसाब से हमने काफी अच्छे से उसको मैनेज कर लिया था। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो 21st सेंचुरी की पावर है ना, वो आप समझ गए होगे, वो कहीं ना कहीं एआई में है ना, वो चिप्स में है ना, वो पेट्रोल और ईवी की बात करूँ तो एनर्जी में है ना। और इस सबको मिला के रेयर अर्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही उसी से चलती है। अब बात करते हैं, है ना, अलग अलग टाइप देख लो, आप देख सकते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्ट्रेटेजिक, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन। सो हाई वैल्यू लीडरशिप हमें चाहिए। अब इंडिया की जो बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है, मतलब क्यों इंडिया वल्नरेबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई बार मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि इंडिया 85% अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है ना। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं कि आपकी फैमिली मान लो 1 लाख रुपए महीने का अर्न करती है, बट उसमें से 85% जो आप फूड अर्न करते हो, फूड चाहते हो, वो एक ही शॉप से आता है। अब सडनली वो शॉप क्लोज हो जाती है मान लो, तो अगर आपके पास पैसा भी हो तो भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात है। पूरे एरिया में एक ही शॉप है, आप कहीं और से जा नहीं सकते, कहीं और से जाओगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, बहुत सारी चीजें। तो ये हमारे लेसन है, मतलब जो एलएनजी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी वहीं से आती है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर है, सेवरल क्रिटिकल मिनरल्स है। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का थोड़ा सा मैप भी देखा होगा तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें क्या, इस साइड ओमान है, तो इंडिया ने क्या किया, यहां से चीजें लाने की जगह
यूएई और ओमान से डील करना शुरू कर दिया ताकि अपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास ही कर दें, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं पड़े वहां से। जैसे यूएई ने तेल यहां तक निकाला और यहां से मान लो पाइपलाइन उनकी वैसे भी बिछी हुई है और वो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। अभी ईरान ने वार्निंग दी थी, सारी चीजें की थी कि हम यहां से भी मिसाइल उड़ा देंगे या जो भी कर देंगे, पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया भी ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ रहा है। अभी जैसे जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है सबको फायदा हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है, पर एक समय के बाद ये सब नुकसान में बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शिप वहां से जाएंगे ही नहीं, जब चीजें बिकेंगी ही नहीं, तो फायदा किसको कैसे होगा, है ना? तो सबसे बड़ी चीज है कि यूरोप को अगर देखें, रशिया यूक्रेन के बाद यूरोप के पास पैसा था, काफी यूरोज भी थे, बस उनके पास गैस की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि रशिया ने सप्लाई रोक दी थी, और एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा एक्सप्लोड हो गए थे। और एनर्जी में एक बार गर्मी में हमको बिजली ना मिले चल जाएगा, पर अगर सर्दी में यूरोप को बिजली नहीं मिली ना, तो वहां तो लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते इतनी ठंड में, है ना? तो हॉर्मुज से हमने क्या सीखा? हॉर्मुज से सीधा सीधा है, इफ इंडिया हैज मनी, ऑयल में नॉट बी अवेलेबल, एलएनजी में नॉट अराइव, और फर्टिलाइजर में भी डिलेड। मतलब पैसा होने के बाद भी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो? क्योंकि ऑयल को शिप चाहिए, है ना? शिप को रूट्स चाहिए, है ना? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो लोगों के पास पैसा था, बट उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अगर आपको याद हो तो अवेलेबिलिटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट देन अफोर्डेबिलिटी। सेम अप्लाइज टू एनर्जी, है ना? अब यहां से स्ट्रेटेजिक रिजर्व मैटर करते हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो करंट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इतने मिलियन बैरल है जो 4 से 5 दिन का कवरेज देते हैं। वहीं मैं चाइना और जापान की बात करूं तो वो इतना ज्यादा, अभी कवरेज बढ़ गया है। अभी अगर आप हाल ही में देखेंगे तो 30 दिन तक बढ़ाने की बात चल रही है, पर ये वो कवरेज है जो बिल्कुल लास्ट में यूज किया जाएगा, मतलब जितने भी पेट्रोल पंप है सब पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सब चीज कहीं से आना बंद नहीं होगा, तब जाके ये यूज होगा, है ना? तो ये चीज है। अभी यहां पर जो भी गवर्नमेंट की सेविंग्स थी, टैक्स से पैसा कलेक्ट किया गया था, वो सब इसी को कुशन देने में चला गया। अब ये वॉर पता नहीं कब जाके रुकेगी, जब रुकेगी तब से चीजें ठीक होना शुरू होंगी। तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स आर लाइक इमरजेंसी सेविंग, है ना? अभी यहां पे मैं बात करूं तो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी में इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया शुड बिल्ड द रिजर्व ऑफ ऑल दीस, है ना? इस सब का रिजर्व बनाना चाहिए। जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी का हो गया, है ना? फूड सिक्योरिटी का हो गया, है ना? सप्लाई चेन हो गई, टेक्नोलॉजी, है ना, सिक्योरिटी हो गई। तो इन सब के रिजर्व आप बनाओ, ये आप चीजें देख लो, है ना? इसके अलावा जो आपको समझने के लिए चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है ना? अब न्यू इकोनॉमिक रियलिटी को समझते हैं। मतलब विनर इज नॉट दैट कंट्री दैट प्रोड्यूसेस मोस्ट, जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो विनर नहीं है। विनर वो है जो सरवाइव कर पाए सारे डिसरप्शन को जो सरवाइव कर पाए वो विनर है। तो कोविड ने किसको रिवॉर्ड किया? जो कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के साथ थी, है ना, जो स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स के साथ थी, एंड इवन जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ थी, उसमें आप देखना वो कंट्रीज ने कोविड को आराम से नेविगेट कर लिया। अब बात करते हैं इंडिया के 5 पिलर्स की, कि कैसे ग्रोथ इन अ टर्बुलेंट वर्ल्ड इंडिया कैन अचीव। पहला है डाइवर्सिफाइड ट्रेड, जो कि भारत सरकार कर भी रही है ना? पहले हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट की बात करते थे, मतलब जहां हम सेल करते हैं वो और मार्केट्स होनी चाहिए, नॉट जस्ट यूएस और यूरोपियन मार्केट डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसी डायरेक्शन में काम चला और अब हम काफी सारी कंट्रीज तक एक्सपोर्ट करें। पर जो हॉर्मोज की क्राइसिस है उससे एक चीज और सीखने को मिली, कि इंपोर्ट्स भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। एक कस्टमर पे, एक इनकम पे, एक प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट रहना डिफिकल्ट है ना? तो कंट्रीज को भी यही रिस्क लगता है। अब इंडिया सिर्फ यूएस के साथ नहीं ट्रेड करता, यूएई के साथ, यूरोप के साथ, आसियान कंट्री के साथ, इवन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। अब जो कंट्री है, जिस जो कंट्रीज कंट्रोल करेंगी एआई प्लेटफॉर्म्स को, वो फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को ड्रिवन, है ना, गवर्न करेंगी। लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म फैक्ट्रीज, आपने देखा होगा बिजली का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा था, वही सेम इफेक्ट एआई का है। बिजली आने से रात में काम होना शुरू हो गया था सनसेट के बाद, और 24/7 फैक्ट्रीज वर्क कर सकती थी। एआई में भी ऐसा ही हुआ है। एफिशिएंसी के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कंट्रीज की बात करें
तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा एआई की वजह से जॉब लॉस भी हो रहा है ना। तो अब नई तरीके की स्किल लोगों को सीखनी पड़ेगी टू सर्वाइव इन एआई वर्ल्ड, जैसे कि कंप्यूटर्स आए थे 1960s में, है ना। देन तीसरा पिलर है मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ। मतलब हमको क्या करना है, अभी हम क्या करते हैं, आईफोन को असेंबल करते हैं जिससे कि लिमिटेड वैल्यू बनती है। कहने को काम चल रहा है, सारी चीजें हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है, बट धीरे धीरे हमको चिप डिजाइनिंग में भी जाना है। धीरे धीरे हमको कंपोनेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजाइन, ये सारी चीजें करनी है। मतलब अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, तो यू हैव टू क्रिएट दी वैल्यू, और वो मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ हमको चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, सबसे ज्यादा पैसा रेस्टोरेंट को जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका, है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। बट वही सेम चीज है, अभी हम अभी इस तरह से एक असेंबली की तरह काम कर रहे हैं। इट्स लाइक अ जोमेटो डिलीवरी पार्टनर, है ना। पिलर 4 की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसका डुअल यूज करना है, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। पोर्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए, है ना, डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी। अमेजोन क्यों सक्सीड हुआ? अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, अमेजोन एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है ना। और कंट्रीज भी लॉजिस्टिक्स की वजह से ही सक्सेसफुल, है ना, और सक्सेस हासिल करती है। ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो एआई विल ट्रांसफॉर्म जॉब्स, प्रोडक्शन, सर्विसेज। मतलब आज की तारीख में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। डिग्री की कोई गारंटी नहीं है, डिग्री एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी बन गया है। आज की तारीख में स्किल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपके स्किल है तो एम्प्लॉयबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। और एआई बची कुची चीजों को भी ऑटोमेट कर रहा है, बट फिर भी एआई बहुत सारी चीजों को नहीं हटा पाएगा, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, जैसे कोडिंग। कोडिंग आपको बेसिक लेवल पे दे देगा, बट एडवांस लेवल पे कोई इंसान तो चाहिए उसे कंपाइल करने के लिए, है ना। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एआई कैन डू, बट एआई को इनपुट कौन देगा? क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों में अब डायमेंशंस हमारी डिमांड बढ़ेगी। जैसे साउथ कोरिया ने इनिशियली एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट किया, रिजल्ट क्या निकला? सैमसंग जैसी कंपनी, hyundai जैसी कंपनी, इन सब ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में काफी आगे तक इन्होंने, है ना, मुकाम हासिल किए। तो सेम वे कंट्री जो है वो सिक्योर बन सकती है। जैसे एक फैमिली कैसे सिक्योर होती है, एक फैमिली का इनकम हो, फैमिली का सेविंग्स हो, फैमिली का स्किल हो, इंश्योरेंस हो, एक फैमिली सिक्योर है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक कंट्री कैसे सिक्योर हो सकती है, कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, वर्कफोर्स होना चाहिए, तो कंट्री भी सिक्योर हो जाती है, ठीक है। तो फॉर 3 decades इंडिया एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम अ रिलेटिवली स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी, बट नेक्स्ट 3 decades काफी डिफरेंट होने वाले हैं, है ना। जो कंट्रीज, है ना, दैट सक्सीड विल नॉट नेसेसरीली बी द बिगेस्ट कंज्यूमर, जो कि हमने कल के वीडियो में भी समझा था कि इंडिया कंजम्पशन से आगे बढ़ना चाह रहा है। कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इनोवेट किया, मैन्युफैक्चर किया, रिसोर्सेज को सिक्योर किया, है ना, शॉक्स के साथ खड़े रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का गोल ये नहीं है कि हम आइसोलेशन में चले जाएं वर्ल्ड के। इंडिया का गोल क्या है? हम स्ट्रेंथन हो जाए विद इन द वर्ल्ड, हमारी स्ट्रेंथ भी स्टैब्लिश हो जाए। तो इंडिया कैन कंबाइन आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम विथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जिससे हम एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, ये सारी चीजें कर सकें, ठीक। बिकॉज जो 21st century है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन विल नॉट बी दोज डू अवॉइड क्राइसिस। मतलब 21st century में वो कंट्री महान नहीं बनेगी जो क्राइसिस को अवॉइड कर सके। दे विल बी दोज हु आर मोर बेटर प्रिपेयर्ड। बड़ी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन वो होंगे जो क्राइसिस को लेके प्रिपेयर्ड है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है, इंडिया किस हिसाब से अभी आगे बढ़ रहा है और क्या चेंजेस होने चाहिए, जो चीज मैंने आपको बताई उसके अलावा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, है ना। एज एन एस्पिरेंट और यंग इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।